हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी पीएसआई और ऑप्शनल की डिस्कशन को। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे कुछ ट्रेडिशनल अप्रोचेस के बारे में, और उसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने एक डिफरेंस के टेबल को कवर करा था, फिलोसफिकल अप्रोच और हिस्टोरिकल अप्रोच। और उसके बाद मैंने आपको जो डिफरेंसेस होते हैं उसके बाद के लेक्चर में मैंने आपको एक सेपरेट लेक्चर बना के ये बताया था कि इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग में क्या डिफरेंसेस हैं। आज के लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे, ये जो हमारा टॉपिक है ट्रेडिशनल अप्रोचेस का, इसके अंदर हम एक डिफरेंस को और जानेंगे। छोटा सा टॉपिक है ये, लीगल अप्रोच और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में क्या डिफरेंस है। डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये जो लीगल अप्रोच और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के डिफरेंसेस हम पढ़ने जा रहे हैं ना, इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है, या फिर आपको बैक ऑफ द माइंड में ये लेकर चलना है इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, कि ये जो अप्रोचेस डेवलप करी गई थी ये वेस्टर्न थिंकर्स के द्वारा दोस्तों डेवलप करी गई थी। ये जो दोनों लीगल अप्रोच है और वेस्टर्न अप्रोच है, ये एक प्रकार से वेस्टर्न अप्रोचेस हैं टू स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, क्योंकि इनको जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, उन्होंने डेवलप करा था। तो इस टॉपिक का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही होने वाला है। ये मैं बात आपको पहले इसलिए बता देना चाह रहा हूँ क्योंकि ये अप्रोचेस जब हम आगे चलकर पीएसआईआर में पढ़ेंगे तो लीगल अप्रोच और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स ने डेवलप करी थी वो इंडिया जैसी कंट्रीज़ पे एप्लीकेबल नहीं होती इनकी बातें। जैसे अगर आप इस क्रिटिसिज्म को देखो, इसका क्रिटिसिज्म यही है कि these approaches cannot be applied to those situations जो कि हमें डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिलती हैं, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अलावा जो एशियन पॉलिटीज़ में, एशियन कंट्रीज़ में हमें देखने को मिलती हैं, जस्ट लाइक इंडिया जैसी कंट्रीज़ के अंदर। वहाँ पर ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होती हैं इतनी ज़्यादा। रिलेट कोई ना कोई पॉइंट कर सकते हो आप उससे, लेकिन एप्लीकेबिलिटी जो है वो कम है। बिकॉज ये अप्रोचेस, मैं फिर से आपको यही बताना चाह रहा हूँ, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स ने, वेस्टर्न फिलोसफर्स ने वेस्टर्न कंट्रीज़ के परस्पेक्टिव से इसको डेवलप करा था। तो खैर, हम इसके बीच में जो क्लियर डिफरेंसेस हैं एक बार उसको स्टडी कर लेते हैं। लीगल अप्रोच का पूरा लेना देना है, जैसा कि आपको यहाँ पर टर्म से ही अच्छी तरीके से पता लग रहा होगा। इस अप्रोच के अंदर हम बात करते हैं लॉ या फिर जो लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं, एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू लॉ। एंड यहाँ पर जब हम लॉ की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम जो वेस्टर्न नेशंस हैं उनकी बात करने वाले हैं। उसके पर्सपेक्टिव से जो लॉ को, कानूनी व्यवस्था को समझा जाता है, उसके बारे में ये वाली अप्रोच। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की, तो यहाँ पर जो वर्ड है वो है इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। अगेन ये जो अप्रोच है इसका भी लेना देना है विद रिस्पेक्ट टू दोज इंस्टीट्यूशंस जो कि हमें वेस्टर्न नेशन स्टेट्स के अंदर, वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिलते हैं। तो लीगल अप्रोच का पूरा लेना देना है, इट इज़ कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में जब भी हम स्टडी करते हैं तो वो लीगल अप्रोच का पार्ट है, एज वेल एज जब भी हम लीगल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो वेस्टर्न कंट्रीज़ के वो लीगल इंस्टीट्यूशंस की यहाँ पर बात होती है, या फिर उन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बात होती है जहाँ पर हम बेसिकली जुडिशरी और उसके साथ एसोसिएटेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जब हम उसको स्टडी करते हैं, और ज़्यादातर यहाँ पर बात होती है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की, ऐसी कानूनी व्यवस्था जो कि उन कंट्रीज़ के संविधानों में गिवन है ऑलरेडी। वहीं पर अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की, ये जो अप्रोच है इसका जो बैकग्राउंड है, इसके जो रूट्स हैं वो लाए करते हैं, जो हमने एक स्टडी करी थी ना दोस्तों, आपको याद होगा, हमने एरिस्टोटल का पर्सपेक्टिव जाना था, एरिस्टोटल की थ्योरी को हमने स्टडी करा था, जिसको हमने नाम दिया था कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और मैंने आपको बताया भी था
जो हमारा PSIR में पेपर 2 सेक्शन ए है जिसका नाम है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, वो सब्जेक्ट या फिर वो डिसिप्लिन या फिर वो पेपर हमारे ऑप्शनल में होता ही नहीं अगर एरिस्टोटल ने कंपैरेटिव स्टडी नहीं कर रखी होती दुनिया के विभिन्न संविधानों की। एरिस्टोटल जो है वो आइडियलिस्टिक फिलोसफर की कैटेगरी में नहीं माना जाता है, जस्ट लाइक हिज मेंटोर, जस्ट लाइक हिज टीचर प्लेटो। एरिस्टोटल की थ्योरी जो है वो हमेशा हर चीज़ को जस्टिफाई करती है, उसको टेस्ट करती है। हवाइयाँ किले बनाकर, ख्याली पुलाव बनाकर प्लेटो की तरह किसी भी चीज़ की मनगढ़ंत कहानी बनाकर एरिस्टोटल बात करना पसंद नहीं करता था। तो मैंने आपको बताया था एरिस्टोटल की कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि एरिस्टोटल ने दुनिया के लगभग 159 कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी करा था। हमने इसके बारे में यहाँ पर बात करी थी, अगर आपको अच्छे से याद हो। एरिस्टोटल का कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर ये जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का जो आरंभ होता है ना, उसका जो रूट है, उसका जो बैकग्राउंड है, वो इसी चीज़ में अलाय करता है कि एरिस्टोटल ने जो स्टडी करा था मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूशंस को, और हमने नंबर भी उसका दिया था, पास्ट में हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि एरिस्टोटल ने अराउंड दुनिया के अलग अलग उस टाइम पर जो एग्जिस्ट करते थे लगभग 159 कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी करा था, जहाँ पर उसने क्लासीफाई करा था जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस होते थे ग्रीक सिटी स्टेट्स के। उस टाइम पर नेशन स्टेट्स तो नहीं होते थे, कंट्री तो नहीं होती थी, छोटी छोटी सिटी स्टेट्स होती थी, जो कि आज के समय में अगर आप इसको रिलेट करना चाहो, ये समझना चाहो, तो ये एक प्रकार से कंट्रीज ही हुई, ठीक है। लेकिन उस ज़माने में एरिस्टोटल का ये जो ज़माना था जब इसने थ्योरी हमें प्रेजेंट करी, तो उस टाइम पर कंट्री जैसा या नेशन स्टेट जैसा हम वर्ड यूज़ नहीं करते थे। हम उसके बिहाफ पर या उसकी रिप्लेसमेंट में जो टर्म यूज़ करते थे डैट वॉज सिटी स्टेट्स। तो जब एरिस्टोटल ने एंशियंट ग्रीस में जो ग्रीक सिटी स्टेट्स थी वहाँ पर जब कॉन्स्टिट्यूशंस को क्लासीफाई करना शुरू करा, उनके इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करना शुरू करा कि किसी कंट्री के अंदर जो संविधान के अंदर अगर इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग बनाया रखा है संविधान निर्माताओं ने, तो उस पर्टिकुलर सिटी स्टेट का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, जिस भी प्रकार का उसका पूरा फ्रेमवर्क है, इंस्टीट्यूशन जिस प्रकार से वर्क करते हैं, तो वो लोगों की वेलफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और ये वाली बात हम काफ़ी डिटेल में एरिस्टोटल की कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी में कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की शुरुआत एरिस्टोटल की इस कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से होती है। इसके बाद एक बात यहाँ पर मैं आपको और बताना चाहूँगा, ये जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, ये तो बैकग्राउंड हो गया पहला पॉइंट इसका। जैसे हम यहाँ पर पढ़ रहे थे कि लीगल अप्रोच इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड लीगल इंस्टीट्यूशंस। तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का लेना देना किस चीज़ के साथ है? इंस्टीट्यूशनल अप्रोच बेसिकली जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, अब इंस्टीट्यूशंस दोस्तों क्या होते हैं, नॉर्मल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, जैसा आप एम लक्ष्मीकांत में या इंडियन पॉलिटी में पढ़ते हो ना, जो सरकार के 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं या फिर कंट्रीज़ के जो तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इन्हीं ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में बात करता है। ये वाली जो अप्रोच है, तो वो क्या होते हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब इससे रिलेटेड जो भी ऑर्गन्स होते हैं ना, जैसे आप कहोगे सर जुडिशरी में तो आपने यहाँ पर भी बताया वाला पॉइंट, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे थे लीगल इंस्टीट्यूशंस की, सिर्फ वो इंस्टीट्यूशंस जो कि रिलेटेड है जुडिशरी के साथ। लेकिन यहाँ पर जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के साथ जो भी बॉडीज़ हैं, फिर चाहे वो कौसी जुडिशल नेचर्स की हों या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हों, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हों, या फिर अगर प्रॉपर तरीके से हम सिर्फ इन 3 इंस्टीट्यूशंस के बारे में स्टडी करें, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तो ये जो है ये इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी की अप्रोच में आता है। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के डोमेन के अंदर हम इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है राइटर ने कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच स्टडी करने की कोशिश करता है ये वाला अप्रोच द स्ट्रक्चर एज वेल एज द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स ऑर्गन्स। इसके अलावा यहाँ पर इन सारे ऑर्गन्स की, इन सारे इंस्टीट्यूशंस की स्टडी तो करी ही जाती है, लेकिन इसके अलावा हम लोग यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में भी स्टडी करने की कोशिश करते हैं।
तो यहाँ पर ये जो इसकी मेथोडोलॉजी है, जिस प्रकार के मेथड्स को हम यूज़ करते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के अंदर, वो है डिस्क्रिप्टिव एंड प्योर तरीके से इंस्टीट्यूशनल। अगर आप यहाँ पर एक पॉइंट की तरफ देखोगे ना, लीगल अप्रोच के अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है विद रिस्पेक्ट टू मेथोडोलॉजी। यहाँ पर भी जो मेथड हम यूज़ करते हैं दे आर ऑल्सो डिस्क्रिप्टिव एंड इंस्टीट्यूशनल। ठीक है, यहाँ पर भी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के अंदर भी और लीगल अप्रोच के अंदर भी दोनों जगह पर दोस्तों हमें यही बताया गया है, द मेथोडोलॉजी वी आर यूजिंग इज डिस्क्रिप्टिव, यानी कि हम किसी भी एक पर्टिकुलर इवेंट को डिस्क्राइब करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ पर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। लीगल अप्रोच में बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर हमारा पूरा लेना देना सिर्फ लीगल इंस्टीट्यूशंस के साथ है। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के अंदर सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे। यहाँ पर जैसे सिर्फ जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, जुडिशियल ऑर्गन्स के बारे में बात हो रही थी, यहाँ पर हम चाहे लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स हो, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हो, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन हो, एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हो, जुडिशियल ऑर्गन्स हो या जुडिशियल बॉडीज़ हो, एज वेल एज पॉलिटिकल पार्टीज़, उन सभी चीज़ों के बारे में, उन सभी इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम यहाँ पर जो है बात करते हैं इस अप्रोच के अंदर। तो ये डिस्क्रिप्टिव है, इंस्टीट्यूशनल है, लेकिन ये वाला डोमेन इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर लीगल इंस्टीट्यूशंस भी ऑलरेडी आ जाते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ लीगल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करते हैं तो वो लीगल अप्रोच का पार्ट होता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट एक्स्ट्रा दे रखा है कि ये जो मेथोडोलॉजी यूज़ करी जाती है लीगल अप्रोच के अंदर, इट इज़ लार्जली डिस्क्रिप्टिव एंड इंस्टीट्यूशनल। और यहाँ पर हम सारी की सारी बात जो है वो लॉजिक प्रॉपर देकर एक पर्टिकुलर रीज़न के साथ लॉजिकल तरीके से किसी भी चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ फैक्ट्स और इवेंट्स को प्रस्तुत नहीं करते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन के अंदर, उन फैक्ट्स और इवेंट्स को लॉजिक और रीज़न के साथ समझने की कोशिश भी करते हैं कि पर्टिकुलर घटनाक्रम अगर जो हुआ तो वो आखिरकार क्यों हुआ। लीगल अप्रोच के दायरे के अंदर जो इसके चीफ स्कॉलर्स या चीफ प्रोपोनेंट्स, सपोर्टर्स जो माने जाते हैं, यहाँ पर उनका कुछ नाम गिवन है कि दीज पर्सन्स जिनके नाम अभी मैं लेने जा रहा हूँ, दे आर द चीफ प्रोपोगेटर्स ऑफ दिस अप्रोच। तो वो हैं सिसिरो, जीन बोडेन, इसको आप जॉन बॉडेन भी कह सकते हो, ऑस्टिन, ग्रोटियस, जेरेमी बेंथम एंड एवी डिके। आपने ग्रैनवेल ऑस्टिन और एवी डिके के बारे में एम लक्ष्मीकांत में भी सुना होगा काफ़ी बार। ठीक है, तो एवी डिके ने जैसे एक अपनी बुक भी लिखी थी लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारे चीफ थिंकर्स हैं, चीफ स्कॉलर्स हैं जो कि लीगल अप्रोच को सपोर्ट करते हैं। वहीं पर अगर हम इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के अंदर बात करें तो यहाँ पर जो चीफ प्रोपोगेटर्स हैं दे आर जेम्स ब्राइस, लेस्की एंड जी.ए. एलमंड। ठीक है, ये सिर्फ बस आपको नाम याद रखने हैं। अब लीगल अप्रोच की जो मेन क्रिटिसिज्म है वो इस बात के अंदर छुपी हुई है, स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं कि इट इज़ इनएडिक्वेट, दिस अप्रोच इज़ इनएडिक्वेट, यानी कि इट इज़ नॉट सफिशेंट। अगर आप कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल प्रोसेसेस को समझना चाहते हो या फिर ऐसे बिहेवियर को, ऐसे पॉलिटिकल बिहेवियर को समझना चाहते हो जो कि लीगल फ्रेमवर्क के बाहर है ना, तो लीगल अप्रोच वहाँ पर असमर्थ हो जाती है। लीगल अप्रोच उस टाइम पर फेल करना बंद, मतलब उस टाइम पर काम करना बंद कर देती है। वो फेल इस पॉइंट पर आकर हो जाती है कि अगर आप लॉ के दायरे के बाहर या फिर अगर आप लीगल जो ऑर्गन्स हैं, लॉ रिलेटेड जो ऑर्गन्स हैं, या फिर जिसको आप सिंपल भाषा में कहो जो लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर इसके विपरीत अगर आप कोई भी बात करोगे तो वो लीगल अप्रोच के अंदर वो वाली चीज़, पॉलिटिकल प्रोसेसेस हों या पॉलिटिकल बिहेवियर हों, वो सारी चीज़ें आती ही नहीं है इसके अंदर। सारे के सारे फिनोमेना को, कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल फिनोमेना को, कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल बिहेवियर को आप एक्सप्लेन तब नहीं कर पाते हो लीगल अप्रोच का सहारा लेकर अगर वो लीगल फ्रेमवर्क के बाहर है। यहाँ पर सारी बातें लॉ एंड लीगल फ्रेमवर्क से रिलेटेड ही करी जाती है। वहीं पर जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, स्कॉलर्स ये कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि ये एक वाइड रीचिंग थ्योरी नहीं है, यानी कि आप इसको हर एक जगह पर इस अप्रोच को यूनिवर्सल तरीके से हर एक पर्टिकुलर नेशन स्टेट में अप्लाई इसको नहीं कर सकते हो। तो नो वाइड रीचिंग थ्योरी कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम दिस अप्रोच। आप इसको देकर कोई ऐसी थ्योरी नहीं बना सकते हो जिसकी एप्लीकेबिलिटी यूनिवर्सल नेचर की हो सभी नेशन स्टेट्स को लेकर, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अप्रोच एक डिस्क्रिप्टिव अप्रोच है और ये उन सिचुएशंस में अप्लाई नहीं करी जा सकती है जहाँ पर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करते हैं। इसलिए मैंने ये वाला पॉइंट आपको पहले ही क्लियर कर दिया था।
यहाँ पर हालांकि लिखा ये वाली चीज़ जो लिखी हुई है ये इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के दायरे के अंदर लिखी हुई है कि यहाँ पर जो है इसकी एप्लीकेबिलिटी डेवलपिंग नेशंस के अंदर, डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर आकर फेल हो जाती है। लेकिन ये सेम बात लीगल अप्रोच के लिए भी फिट इसलिए बैठती है बिकॉज लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर ओवरऑल जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के अंदर हम सारे इंस्टीट्यूशंस की पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर रहे हैं, ये सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर, जिसको आप LDCs लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ भी कहते हो, वहाँ पर ये सारे इंस्टीट्यूशंस आपको लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी देखने को तो मिलते हैं। लेकिन ये अप्रोच जो है वो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से बनाई गई थी, वेस्टर्न स्कॉलर्स एंड वेस्टर्न फिलोसफर्स के द्वारा। तो यहाँ पर इसकी एप्लीकेबिलिटी उस पॉइंट पर आकर फेल हो जाती है जब हम डेवलपिंग कंट्रीज़ के संदर्भ में या डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं। तो कंक्लूजन में दोस्तों हमें ये बताया जा रहा है कि जब से नेचुरल साइंसेस की ग्रोथ हुई है और हम पॉलिटिकल साइंस के डोमेन के अंदर नेचुरल साइंसेस को लाने की कोशिश करते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस जो है वो एज अ डिसिप्लिन, एज अ सब्जेक्ट अपना स्टैंड जो है, अपना जो स्टैंड है वो चेंज करता चला जा रहा है। ये वाला सब्जेक्ट जब से नेचुरल साइंसेस की ग्रोथ हुई है, बहुत सारे स्कॉलर्स ने ये एफर्ट लिए हैं कि पॉलिटिकल साइंस को एज अ डिसिप्लिन, एज अ सब्जेक्ट मैटर हम थोड़ा सा अलग तरीके से देखें। स्पेशली जो US के, जो अमेरिकन पॉलिटिकल फिलोसफर्स एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये वाली कोशिश करी है। अमेरिका में पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करने के लिए एक एसोसिएशन है, एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन। इस इंस्टीट्यूशन ने ये कोशिश करी है कि पॉलिटिकल साइंस को बिल्कुल अलग तरीके के एक सेपरेट डिसिप्लिन के तौर पर इसको इस्टेब्लिश करा जाए। यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस को इक्वेट या रिलेट करने की कोशिश नहीं करी जाए विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री, विद रिस्पेक्ट टू फिलोसफी, विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी, विद रिस्पेक्ट टू लॉ। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था ना, फिलोसफिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, आज की क्लास में हमने पढ़ा लीगल अप्रोच और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। तो यहाँ पर जो स्कॉलर्स थे, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के साथ, उन्होंने ये बोला था कि पॉलिटिकल साइंस को एक बिल्कुल ही अलग सब्जेक्ट के तौर पर देखा जाए। पॉलिटिकल साइंस के अंदर हमें पॉलिटिकल इवेंट्स को, पॉलिटिकल बिहेवियर को, पॉलिटिकल प्रोसेसेस को, ये वाली जो अप्रोचेस हैं, हिस्टोरिकल अप्रोच, फिलोसफिकल अप्रोच, इकोनॉमिकल अप्रोच या लीगल अप्रोच, इससे हम दूर रखकर एक सेपरेट डिसिप्लिन के तौर पर पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट को देखें और वहाँ पर हम ज़्यादातर जो ह्यूमैनिटीज़ के डिसिप्लिन है उसके साथ एसोसिएट करने की कोशिश करें पॉलिटिकल साइंस को। लाइक पॉलिटिकल साइंस के अंदर सोशियोलॉजी का एलिमेंट मिक्स होना चाहिए, एंथ्रोपोलॉजी का, जहाँ पर हम बेसिकली ह्यूमन रूट्स की, ह्यूमन एंसेस्ट्री की बात करते हैं। क्योंकि अगर आप एंथ्रोपोलॉजी को पॉलिटिकल साइंस के साथ अगर एसोसिएट करोगे ना, तो उससे एक फ़ायदा ये है कि आपको बहुत सारे पॉलिटिकल प्रोसेसेस के जो रूट्स हैं या जिसको आप कहते हो कि जो उसका बैकग्राउंड है, आपको वो पता लगने लग जाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसा कि हम हमेशा अपने लेक्चर्स में बात करते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो कैसे इवॉल्व होती हुई आई है फ्रॉम एंशिएंट ग्रीस, जब प्लेटो उसकी निंदा करता था, टू कंटेम्प्रेरी टाइम्स। आज के समय में डेमोक्रेसी एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों मानी जाती है और एंशिएंट ग्रीस में प्लेटो क्यों उसकी निंदा करता था। सिमिलरली अगर आप सोशियोलॉजी के साथ पॉलिटिकल साइंस के डिसिप्लिन को एसोसिएट करने की कोशिश करोगे तो उसका एक फ़ायदा ये होगा कि बड़े सारे जो सोशियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं या फिर लोगों के जो पॉलिटिकल बिहेवियर हैं, आप उसको एक इंडिविजुअल लेवल पर तो समझ ही पाओगे। अगर आप इंडिविजुअल लेवल पर उसको समझने की कोशिश कर रहे हो तो यानी कि आप पॉलिटिकल साइंस का रिलेशन बना रहे हो विद द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी, क्योंकि साइकोलॉजी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। लेकिन वहीं पर अगर आप पॉलिटिकल बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहे हो, नॉट फ्रॉम द लेंस ऑफ वन इंडिविजुअल बट सो मैनी इंडिविजुअल्स एंड सो मैनी पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी, तो यहाँ पर आप सोशोलॉजिकल अप्रोच का सहारा ले रहे हो। तो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के स्कॉलर्स और पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये मानते हुए आए हैं, जब से ये संस्था इस्टेब्लिश हुई है अमेरिका के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, कि हमें पॉलिटिकल साइंस एज अ डिसिप्लिन को जो सोशोलॉजी एज अ डिसिप्लिन है, जो साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन है, जो एंथ्रोपोलॉजी है, उसके साथ ज़्यादा एसोसिएट करना चाहिए। और हमें हिस्टोरिकल अप्रोच, फिलोसफिकल अप्रोच, इकोनॉमिकल अप्रोच और लीगल अप्रोच, इससे दूर रखना चाहिए पॉलिटिकल साइंस को।
क्योंकि बहुत सारे जो फिनोमेना हैं वो हम हिस्टोरिकल अप्रोच, फिलोसफिकल अप्रोच, इकोनॉमिकल अप्रोच और लीगल अप्रोच के माध्यम से वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं पॉलिटिकल साइंस के दायरे के अंदर। वहीं पर सोशोलॉजिकल अप्रोच, एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच और साइकोलॉजिकल अप्रोच ये पॉलिटिकल साइंस से दूर रखी जाती थी जब तक ये अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन इस्टेब्लिश नहीं करा गया था। तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने, बहुत सारे पॉलिटिकल स्कॉलर्स ने ये बोला कि हमें पॉलिटिकल साइंस एज अ डिसिप्लिन को, एज अ सब्जेक्ट मैटर को इंटीग्रेट करके पढ़ना चाहिए। उसके अंदर हमें एक मिक्सचर दिखना चाहिए साइकोलॉजी का, सोशियोलॉजी का और एंथ्रोपोलॉजी का, रेदर देन हिस्ट्री, फिलोसफी, इकोनॉमी एंड लॉ। तो ये दोस्तों हमने कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से पूरा पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट करा अपना ट्रेडिशनल अप्रोचेज, जहाँ पर मैंने आपको दो डिफरेंसेस कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से कवर करवाए। फिलोसफिकल अप्रोच और हिस्टोरिकल अप्रोच में क्या डिफरेंस है और लीगल अप्रोच और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में क्या डिफरेंस है। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।